बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे आपको अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत करता हूं और आपको यह अनुरोध करता हूं कि चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है भारत में अपराध न्याय व्यवस्था। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अपराध और न्याय व्यवस्था। तो सबसे पहले यह बात ध्यान देनी है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो न्याय व्यवस्था का उद्देश्य यह होता है कि अपराधों के संदर्भ में कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके, कानून के शासन की स्थापना की जा सके, अपराधियों को दंडित किया जा सके, पीड़ित लोग जो अपराध के प्रभावित व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास दिया जा सके या उन्हें मुआवजा या उन्हें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। अपराधियों को भविष्य में अपराध करने से प्रभावी रूप से रोका जा सके और उन्हें अच्छा नागरिक बना करके समाज में पुनः सम्मिलित किया जा सके। ये उद्देश्य होते हैं जिसके हिसाब से भारतीय न्याय व्यवस्था कार्य करती है। अब बात आती है कि अपराध है क्या। तो अपराध के संदर्भ में सामान्य यदि परिभाषा को लें तो कहते हैं वह ऐसा कार्य जो कि किसी कानून द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है और जिस कार्य को करने के उपरांत व्यक्ति दोषी माना जाता है और उसे कानून के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से दोषी पाए जाने पर दंड प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दंड का अर्थ ये होता है कि उसे कारावास दिया जाएगा, यानी जेल अथवा अर्थदंड अथवा दोनों ही दिया जा सकता है। तो सामान्य संदर्भों में अपराध का मतलब यह है यदि किसी कानून में किसी कार्य को निषिद्ध माने करने से मनाही की गई है और वह व्यक्ति कोई या दोषी जो है वह कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं कि यह अपराधी है और उसे अपराध सिद्ध हो जाने पर दंड दिया जाता है, जो कि कारावास के रूप में होगा या फिर अर्थदंड के रूप में होगा या दोनों ही हो सकता है। अब बात करते हैं कि भारतीय संदर्भों में अपराध की अवधारणा क्या है, लोग समझते क्या हैं। तो सामान्य संदर्भों में जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया या वह अपराधी है तो हम भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में कहते हैं कि उसमें जिन जिन कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है उसने उसमें से किसी एक या एक से अधिक कार्य को किया है, अतः वह भारतीय दंड संहिता अथवा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अमुक धारा के अनुसार दोषी है और उसे हम अपराधी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखें, उसमें कहा गया है चोरी, मारपीट, बलवा, दंगा, डकैती, घर में गृह भेदन या अपमान कारित करना या रेप करना, मर्डर करना इत्यादि इत्यादि विभिन्न तरीके के उसमें अपराधों का वर्णन किया गया है। उसमें से किसी एक के अंतर्गत, किसी विशिष्ट धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को दोषी मान करके उसी के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है और कहा जाता है यह व्यक्ति अमुक धारा के अंतर्गत अमुक नामक अपराध को करने का दोषी है। तो ये अपराध की बात होती है। परंतु इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य हैं जो अपराधों की श्रेणी में आते हैं और जो विभिन्न नामित अधिनियमों के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। उदाहरण के तौर से यदि कोई बिना लाइसेंस के भांग गांजा बेचता है या लोकल में जिसको मतलब देशी शराब बना के बेचता है तो ये सब जो है वो मादक द्रव्य अधिनियम के अंतर्गत, एक्साइज एक्ट के अंतर्गत यह अपराध माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता है तो उसे कहा जाता है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत उसने अपराध किया है। यदि कोई घटतौली करता है तो उसको हम कहते हैं बाट माप अधिनियम के अंतर्गत उसने घटतौली की है और अपराध किया है। मान लीजिए आप हेलमेट नहीं लगाते और सीट बेल्ट कार चलाते समय नहीं लगाते तो कहा जाता है कि आपने मोटर यार्ड अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है। यदि आप मोटरसाइकिल में, स्कूटर में दो व्यक्तियों से ज़्यादा बैठाते हैं तो ऐसे को कहते हैं हम लोगों ने ओवरलोडिंग की है, तो यह भी मोटर यार्ड अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। आपने गंदगी फैलाई है, धुआं फैला रहे हैं, कोई चीज़ सार्वजनिक स्थल पर जलाई है आपने, तो हम उसको कहते हैं कि आपने पर्यावरण विधि के अंतर्गत जो है अपराध किया है। आप रात को 10 बजे के बाद डीजे बजा रहे हैं तेज़ी की आवाज़ में या कोई सड़ी गड़ी चीज़ आपने सार्वजनिक जगह फेंक दी है तो उसको हम लोग कहते हैं आपने वायु प्रदूषण किया है, ध्वनि प्रदूषण किया है। आपने यदि जंगलात उसके पेड़ पौधे काटे बिना अनुमति के तो उसको कहते हैं हम लोग वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है। वन्य जीवों को मारा तो हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अपराध किया है। यदि आपने जीएसटी नहीं दिया, इनकम टैक्स नहीं दिया तो हम लोग उसको कहते हैं आपराधिक किया है, आपने क्या आर्थिक अपराध किया है।
इसी तरह से आपने क्या किया है, पशुओं के प्रति क्रूरता की है, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन किया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भ्रूण लिंग परीक्षण, तो वो उस एक्ट के अंतर्गत है। डॉरी प्रोविजन एक्ट होता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम होता है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट होता है, सती प्रथा निवारण अधिनियम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है। इसी प्रकार के बहुत अधिनियम हैं जिनको कि भारत सरकार में विभिन्न प्रकार के कार्य दोषों को रोकने के लिए अपराध की श्रेणी में डाल करके दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है, और उन सभी को हम कहते हैं कि यह एक तरह का अपराध है। तो यदि अपराध इसको हम कहते हैं तो सामान्य संदर्भों में हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी अपराध मानते हैं और विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत भी हम उसको अपराध कहते हैं। अब बात आती है कि क्या इन सभी अपराधों को करने के वाले व्यक्ति को, जिससे कि हम सामान्य संदर्भों में हम कहेंगे कि उसने अपराध कारित किया है और उसकी प्रकृति के हिसाब से हम जाते हैं और उपचार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति ने किसी दोषपूर्ण कार्य को कर दिया तो ऐसी स्थिति में हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि वह अपराध है किस श्रेणी का, क्योंकि अपराध होते हैं लेकिन उनको कई श्रेणियों में व्यक्त किया गया है, जैसे संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, शमनीय अपराध, गैर शमनीय अपराध, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। तो यहाँ पर समझने के लिए हम संक्षेप में यह समझ सकते हैं कि जो अपराध संज्ञेय होते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, समाज के विरुद्ध होते हैं और वह ऐसे होते हैं कि जिसको कि हम कहते हैं ये लोकनीति के भी विरुद्ध होते हैं। तो ऐसे अपराधों में हम मुख्यतः भारतीय दंड संहिता में जो गंभीर अपराध वर्णित हैं उनकी ओर इंगित करते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, दहेज हत्या, अपहरण, गंभीर चोट, देशद्रोह, घातक हथियारों को लेकर के घूमना, पॉक्सो के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले अधिकार क्या कहते हैं अपराध, और रिश्वत लेना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के अनेक अपराध हैं। और ऐसे अपराधों के मामले में भार साधक अधिकारी माने पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करता है, फिर वारंट निकालता है और वारंट निकाल करके दोषी व्यक्ति को निरुद्ध करके मजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाता है और उसके विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ करता है ताकि उसे दंड प्रदान किया जा सके। तो कहने का अर्थ हो गया कि एक ऐसे अपराध हो गए जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकृति के अपराधों के लिए सबसे समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन में जा कर के FIR करे अथवा ना करे, वहाँ का भार साधक अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर के प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, जांच करता है, जांच करने के पश्चात आरोप बना करके मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट करता है, वारंट लाता है, फिर उस व्यक्ति को निरुद्ध करता है जो कि अपराध में लिप्त होता है। परंतु दूसरे अपराध होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं असंज्ञेय अपराध, वो कम सीरियस ऑफेंस होते हैं, छोटे अपराध होते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित होता है वो नॉन कंपाउंडेबल रिपोर्ट लेके जाता है और वहाँ वो उसका सूचना देता है कि मेरे साथ अमुक ऐसी ऐसी घटना हो गई जो कि संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय है। तो ऐसी स्थिति में फिर सर्वप्रथम जो व्यक्ति होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि भार साधक अधिकारी, वह वारंट या मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता। परंतु संज्ञेय अपराधों में ये होता है कि यदि उस व्यक्ति को जो व्यक्ति अपराध का दोषी है उसे पकड़ लिया जाता है तो भार साधक अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट और वारंट की औपचारिकता पूरा किए भी उसे पकड़ सकता है। क्यों? कि वह अपराध करने वाले व्यक्ति ने गंभीर अपराध कारित किया है। लेकिन असंज्ञेय अपराध के मामलों में बिना वारंट जारी कराए आप उस दोषी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वह व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं है और न ही उसने इतनी गंभीर प्रकृति का कोई अपराध किया हुआ है। इसी प्रकार से कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें कि दो व्यक्ति जो काम करने वाला है अपराध प्रकृति का और जो प्रभावी है वो आपसी सहमति से किए गए कार्य और होने वाले प्रभाव को भूल करके आपस में समझौता कर सकते हैं। तो ऐसे अपराध जिसमें कि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर लेते हैं और न्यायालय की इसमें अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, और तो ऐसी स्थिति में या न्यायालय के समझाने पर भी समझौता हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में समझौता हो जाने पर जो है पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है। तो उन्हें हम लोग कहते हैं शमनीय अपराध और वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। परंतु जो ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं उनमें शमन नहीं होता, आपसे समझौता नहीं होता, भले न्यायालय ही क्यों न कहे, लेकिन उसमें आप नहीं कर सकते। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जो कि छोटे अपराध होते हैं, उनमें जमानत हो जाती है, लेकिन और
उनकी अवधि, जिसमें उनकी अवधि यानी कि जिसमें दंड की अवधि 3 वर्ष से कम के कारावास की सज़ा होती है, लेकिन या 3 वर्ष का से कम का कारावास और अर्थदंड होता है। लेकिन जो गैर जमानती होते हैं उसमें अवधि जो होती है 3 वर्ष से ज़्यादा की होती है और उसमें अर्थदंड भी होता है। और इन गैर जमानती अपराधों में जैसा मैंने बताया कि शमनीय नहीं होते, वो पारस्परिक सहमति से आप उसमें सुलह समझौता नहीं कर सकते हैं। तो अब हो गई बात एनसीआर और एफआईआर लिखाने की बात। तो जो संज्ञेय अपराध हैं या गंभीर अपराध हैं उसमें एफआईआर लिखाई जाती है, और जो कम हल्के अपराध हैं या कम गंभीर अपराध हैं उसमें एनसीआर लिखाई जाती है। लेकिन एफआईआर और एनसीआर दोनों को ही हम आजकल की तारीख में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से लिखा सकते हैं। लेकिन जब एफआईआर लिखाते हैं हम गंभीर अपराधों के लिए संदर्भ में, तो वहाँ पर जो वार्ड साधक अधिकारी है आपको व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कह सकता है और आपको वहाँ जा कर के उसको लिखाना पड़ता है। और जो रजिस्टर में एफआईआर और एनसीआर लिखी जाती है उसमें आपको वहाँ जाने पर, यदि आप व्यक्तिगत जा रहे हैं तो वहाँ हस्ताक्षर करना पड़ता है और उस एफआईआर और एनसीआर की आपको प्रति मिलती है, जिस प्रति को आप अपने पास प्रमाण के तौर पर रख सकते हैं कि जी हाँ मैंने एनसीआर किया था, उसका क्या हुआ, एफआईआर किया था, उसका आगे क्या व्यवस्था हो रही है। अब जब व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करता है और पुलिस भार साधक अधिकारी उस व्यक्ति को इवन बिना वारंट के पकड़ के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर जांच में जो तथ्य पाए जाते हैं उसको प्रस्तुत करने के उपरांत बताता है कि इस व्यक्ति ने क्या दोष कारित किया है या अपराध कारित किया, तो न्यायालय पूरी बात को सुनने के पश्चात या तो बेल देगा, और यदि वह व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है जो कि पुनः अपराध कर सकता है, अपराध गंभीर किया है, आरोपी के भागने का डर है, साक्ष्य को प्रभावित करने का डर है, प्रकृति अपराध की बहुत गंभीर है, समाज में खुला छोड़ेंगे तो पुनरावृत्ति करने की संभावना है, जांच में वह सहयोग नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में बेल उसकी कैंसिल की जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जब तक जांच चल रही होती है तब तक वह जेल में रहता है, या फिर पुलिस उसे और जानकारी जुटाने के लिए रिमांड पे ले लेती है, और जितने दिन की रिमांड मतलब पुलिस कस्टडी में रहेगा वो, और वह पुलिस उतने दिनों तक अपने साथ रख के जांच में तथ्य पता कराने के लिए अपने साथ में रखती है। तो जो कम गंभीर अपराध होते हैं उसमें न्यायालय बेल दे देता है। तो सामान्यतः ये कहता है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन जो मैंने कारण बताए उन कारणों पर बेल स्वीकार्य नहीं होती है और आरोपी को जेल जाना ही पड़ता है। अब इसके बाद पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात यदि वह व्यक्ति जो आरोपी है दोष सिद्ध होता है, तो दोष सिद्ध में उसे या तो जेल होगी, जेल होने के बाद उसे कारावास होगा, कारावास सश्रम होता है तो सामान्य हो सकता है, इसको अर्थदंड लग सकता है, बिना अर्थदंड के भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि कितने प्रकार के दंड होते हैं। तो सबसे सर्वाधिक सबसे कठिन कड़ा दंड होता है मृत्युदंड, उसके बाद होता है आजीवन कारावास, उसके बाद होता है कारावास सश्रम, उसके बाद होता है कारावास सादा, फिर उसके बाद होता है अर्थदंड सहित, और फिर होता है अर्थदंड रहित। तो जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन करता है क्षमादान के लिए, और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत गवर्नर के समक्ष करता है क्षमादान के लिए। और यदि ऐसा होता है, चीज़ें सही पाई जाती हैं, तो वह प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरांत उसे क्षमादान दिया जाता है और उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में वह फिर यावत जीवन रहता है, पूरे जीवन भर का उसमें जेल में रहता है, और जेल में पूरे जीवन में मृत्यु हो जाने के पश्चात ही जेल से बाहर आता है। तो इस प्रकार से हम भारतीय दंड व्यवस्था में या न्याय व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि आरोप होते हैं विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत, जिसमें कि भारतीय दंड संहिता से लेकर के और भी अन्य अधिनियम हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का वर्णन है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्णन है, उन अपराधों में दी जाने वाली सज़ा और जुर्माने का वर्णन है, उसी के अनुसार सज़ा और जुर्माना होता है। और भारतीय दंड संहिता में गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास, साधारण कारावास 3 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके बाद अधिकतम क्या कहते हैं आजीवन कारावास, सश्रम और साधारण, और उसके साथ साथ फिर सामान्य,
और कभी कभी आजकल ये हो गया है कि आप समाज सेवा भी करने के लिए कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे अपराधों के लिए इसमें होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो संपत्ति अपराध से प्राप्त करता है तो उस संपत्ति की भी जब्ती हो जाती है। तो यदि हम दिए जाने वाले दंडों को देखें तो कठोर, सबसे कठोर डेथ सेंटेंस, उसके बाद लाइफ सेंटेंस जिसको आजीवन कारावास, फिर अर्थदंड, फिर संपत्ति की जब्ती और समाज सेवा, इतने प्रकार के दंडों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है जो कि किसी अपराध को करने का दोषी होता है। इस पूरी चर्चा के उपरांत संक्षेप में यह बताने का प्रयास किया गया कि भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से उसका संपादन किया जाता है। इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।